हेलो दोस्तों, आइए हम लोग अपने बजट जो गवर्नमेंट बजट जो चैप्टर है उसके बचे हुए टॉपिक पे बात करते हैं। हमारा ये लास्ट टॉपिक है इस गवर्नमेंट बजट चैप्टर का, जो कि है बजट घाटा। अब इस वीडियो में हम बजट घाटा होता क्या है और इसके प्रकार कितने होते हैं, जैसे राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा, मतलब रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट, इनके बारे में हम लोग क्या करेंगे, पढ़ेंगे। और इन सभी घाटे की वजह से क्या क्या निहितार्थ निकलता है, इम्प्लीकेशंस क्या होते हैं। अर्थात जब भी कोई देश या भारत सरकार बजट को घाटे में बनाती है, यानी भारत सरकार का बजट घाटे में जाता है, तो इसकी वजह से हमारे देश में क्या क्या परिस्थितियां उत्पन्न हो सकती हैं और क्या क्या संभावनाएं होती हैं, क्या क्या विशेषताएं होती हैं, इन ऐसे बजट का प्रभाव क्या पड़ता है, ये सारा हम आपको इसमें बताएंगे। ठीक है, इससे पहले हम लोग बजट की डेफिनेशंस, बजट के ऑब्जेक्टिव, बजट के कंपोनेंट, बजट रिसीप्ट, बजट एक्सपेंडिचर, कैपिटल रिसीप्ट, रेवेन्यू रिसीप्ट, कैपिटल एक्सपेंडिचर और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, ये सारे टॉपिक्स को हम पढ़ चुके हैं। पिछली वीडियोस बनी हुई हैं, आप पार्ट 3, पार्ट 2, पार्ट 1 इन वीडियोस में जाकर बाकी जानकारियां प्राप्त कर सकते हैं। आइए अब हम लोग, आज हमारा जो टॉपिक है बजट डेफिसिट क्या होता है। तो बजट डेफिसिट क्या होता है बच्चों, कि जब बजट डेफिसिट एक ऐसी स्थिति है जिसके अंदर सरकार के द्वारा जो बजट व्यय जो होता है वो ज्यादा कर दिया जाता है बजट प्राप्तियों की तुलना में। अर्थात बजट डेफिसिट एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार का जो कुल व्यय जो होता है या कुल अनुमानित व्यय जो होता है वो अधिक होता है कुल अनुमानित प्राप्तियों से। ठीक है, तो यानी घाटे की स्थिति का अर्थ हो गया कुल व्यय का अधिक होना कुल प्राप्तियों की तुलना में। ठीक है, ऐसे ही परिभाषा इसकी लिखनी चाहिए, यानी क्योंकि बजट घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें जो बजट रिसिप्ट और बजट एक्सपेंडिचर जो है, तो बजट एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है बजट रिसिप्ट की तुलना में, तो ये स्थिति बजट घाटे की कहलाती है। बिल्कुल साधारण सी भाषा में, जैसे मान लीजिए आपके घर में आपके पिताजी की सैलरी 10,000 रुपए है। ठीक है, तो आपको पता है कि हर महीने आपके घर में 10,000 रुपए प्रति माह सैलरी आने वाली है। लेकिन किसी माह क्या होता है कि जैसे मान लीजिए, अब जैसे अभी आप लोगों के पेपर चल रहे हैं, पेपर जैसे ही खत्म होंगे जनरली लोग घूमने जाते हैं, बच्चों के पेपर खत्म हो गए होते हैं तो बच्चे घूमने जाते हैं, नए नए कपड़े, फोन, ये सब लेना होता है। तो अब मान लीजिए आपके पिताजी सैलरी 10-12 हजार रुपये आपके पिताजी की सैलरी है, और आप क्या करते हैं, इतना प्लान कर लेते हैं कि हम नानी के घर जाएंगे, हम यहाँ घूमने जाएंगे, ये कपड़े खरीदेंगे, फोन खरीदेंगे। तो कहने का मतलब कि इस केस में क्या होता है, अब जनरली कई बार हमारे साथ ऐसा होता है कि हमारी जितनी आय नहीं है उससे ज्यादा हम खर्च करने की योजनाएं बना देते हैं। तो एक सभी व्यक्ति के लिए उसकी आय से ज्यादा खर्च की योजना बनाना क्या होता है, घाटे की स्थिति कहलाता है। ठीक है, एक अच्छी स्थिति नहीं कहलाता है, क्योंकि इस केस में आपको बड़ी दिक्कतें, यानी आम जनजीवन में बहुत सारी समस्याएं हो जाती हैं। ठीक है, बहुत सारे उधार लेने पड़ते हैं, इस तरह की दिक्कत होती है। बिल्कुल कुछ वैसा ही ये बजट का भी चैप्टर है और सरकार के साथ भी यही होता है। ठीक है, चलिए, तो हमने ये बात कर ली कि बजट डेफिसिट क्या है। बजट डेफिसिट एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार के द्वारा जो बजट व्यय है वो अधिक बना दिया जाता है बजट प्राप्तियों की तुलना में। ठीक है, यानी टोटल जो एक्सपेंडिचर है वो ज्यादा करने की योजना बना दी जाती है टोटल रिसिप्ट की तुलना में। ठीक है बच्चे, तो अब बजट घाटे के टाइप, बजट घाटे के प्रकार कितने होते हैं ये तो समझ आता है। बजट घाटे का अर्थ हो गया कि सरकार खर्चे ज्यादा कर रही है सरकार की प्राप्तियों की तुलना में, यानी आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया। तो ऐसा ही कुछ हालत है। तो देखिएगा, जब सरकार ऐसे करती है, आप खुद सोच सकते हैं, आप अपनी लाइफ में जो लोग अपनी आमदनी से ज्यादा अगर खर्चा करते हैं तो देखिए उनको बहुत सारी समस्याओं का सामना करना पड़ता है। वैसे ही देखते हैं भारत सरकार अगर अपनी
बजट प्राप्तियों की तुलना में कहीं ज्यादा खर्चा कर देती है तो भारत सरकार को कैसी कैसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तो उसी आधार पर पहले हम बात करते हैं बजट घाटे के प्रकार कितने होते हैं। तो देखिए, सबसे पहला है कि बजट घाटे का एक होता है रेवेन्यू डेफिसिट यानी राजस्व घाटा। यानी बजट घाटे तीन प्रकार के होते हैं, राजस्व घाटा, राजकोषीय घाटा और प्राथमिक घाटा। यानी रेवेन्यू डेफिसिट, फिस्कल डेफिसिट और प्राइमरी डेफिसिट। ठीक है बच्चे। अब राजस्व घाटा होता क्या है? राजस्व घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होते हैं रेवेन्यू रिसिप्ट से। यदि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर रेवेन्यू रिसिप्ट से ज्यादा होते हैं तो इस स्थिति को क्या कहा जाता है? राजस्व घाटा कहा जाता है। ठीक है बच्चे। अब आप लोगों ने पिछले वीडियो में आपने ये जाना होगा कि रेवेन्यू रिसिप्ट क्या होता है और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है। तो बच्चे, रेवेन्यू रिसिप्ट वो रिसिप्ट है जिनसे ना तो सरकार की दायित्वों में कोई भी वृद्धि होती है, अर्थात न तो सरकार की लायबिलिटी क्रिएट होती है, ना ही एसेट्स रिड्यूस होती है। यानी ऐसी प्राप्तियां जिनसे न तो संपत्ति घट रही है और ना ही कर्जे बढ़ रहे हैं। ठीक है, जैसे आपने पढ़ा टैक्स, नॉन टैक्स रिसिप्ट वगैरह, तो मैंने आपको इसमें समझाया था। अब दूसरा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अब रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होते हैं? ऐसे व्यय जिनसे न तो सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है, अर्थात न तो संपत्तियां बढ़ती हैं और ना ही सरकार के दायित्वों में कोई भी कमी आती है। समझ आ रहा है आपको? जैसे जब भारत सरकार सब्सिडी के माध्यम से जैसे स्कॉलरशिप देती है, स्कॉलरशिप हो गया, वृद्धावस्था पेंशन हो गया, ठीक है, फिर उसके बाद किसानों को स्कॉलरशिप देना, स्कॉलरशिप बोल रहा हूँ, किसानों को सब्सिडी वगैरह देना। जैसे देखते हैं किसानों को साल में 4 बार 3-3 महीने पर कुछ 2000-3000 रुपए सरकार सब्सिडी के माध्यम से देती है। बेरोजगारी भत्ता देना, तमाम प्रकार की ऐसी योजनाओं के माध्यम से सरकार राशन फ्री बांटती है। उज्ज्वला योजना के माध्यम से कनेक्शन फ्री दे रही है। तो इन सब तरीकों से सरकार क्या करती है? खर्चे करती है। तो ऐसे खर्चे करने से न तो सरकार के दायित्व में कोई कमी आती है, न ही सरकार की परिसंपत्तियों का निर्माण होता है। तो वही है, यानी कहने का अर्थ है कि सरकार ने योजनाएं बनाकर, यानी ये जो मुफ्त में बांटने की योजनाएं, समाज कल्याण उद्देश्य हेतु सरकार ने सिलेंडर सब्सिडी मतलब सब्सिडी बहुत ज्यादा दे दी है, मतलब ज्यादा दे दी नहीं है, योजनाएं बना रही है। तो इसलिए सरकार के द्वारा ऐसी योजनाएं बना दी गई हैं जिसमें सरकार ने बहुत ज्यादा समाज कल्याण हेतु आर्थिक सहायता के रूप में खर्च की योजनाएं बना दी हैं। ठीक है, ठीक, यानी एक ऐसी स्थिति का होना जिसके अंदर क्या होता है, ये जो रेवेन्यू रिसिप्ट है, अर्थात सरकार को जो कर और करेतर प्राप्तियों के रूप में जो पैसा मिलने वाला है, उससे कहीं ज्यादा क्या करना, खर्चे की ऐसी आर्थिक सहायता के रूप में खर्च की ऐसी योजना बना देना क्या कहलाता है? राजस्व घाटा कहलाता है। तो राजस्व घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ज्यादा होता है, किससे? रेवेन्यू रिसिप्ट की तुलना में। ठीक है बच्चे। अब अगर भारत सरकार राजस्व व्यय ज्यादा कर दे, अर्थात आर्थिक सहायता के रूप में बहुत ज्यादा पैसा मतलब पैसे बांटते, जैसे आप लोग देखते हैं ना, जैसे ही इलेक्शन आता है तमाम सरकारें बोलती है हम ये माफ कर देंगे, ये फ्री कर देंगे, बिजली फ्री कर देंगे, पानी फ्री कर देंगे, सब कुछ फ्री कर देंगे, ठीक है, और जहर भी फ्री कर देंगे, शराब भी फ्री कर देंगे, ठीक है, बीड़ी गुटखा सब फ्री कर देंगे, जिताओ तो सही एक बार हमें। तो सरकार ऐसा कर रही होती है, प्रलोभन देती है। अब सब लोग क्या करते हैं, फिर उसी को जाके उसी सरकार को वोट दे देंगे। भैया सबको फ्री चाहिए, कोई मेहनत नहीं करना चाहता, सब निठल्लों की तरह घूमना चाहते हैं। चलिएगा बच्चे, देखिएगा
तो अब इसमें होता क्या है बच्चे, अब यहाँ ध्यान से देखना। अभी जल्दी ही आप लोग 18 वर्ष के हो जाएंगे और आप वोटिंग राइट्स आपको मिल जाएगा, मतदान करने का अधिकार आपको प्राप्त हो जाएगा। तो आप भी अभी आप छोटे हैं, जब बुद्धि आप पे आएगी, थोड़ा पैसा आ जाएगा, तो सब दारू पिएंगे, सब गुटखा खाएंगे, सब उल्टी सीधी हरकत करेंगे, क्योंकि आजकल समाज का प्रचलन ऐसा हो गया है कि ज्यादा धन कमाना, ज्यादा पैसा कमाना, अर्थात यही दारू, उल्टी सीधी हरकत करना, यही क्या है, यानी प्रसिद्धि का एक क्या बन गया है, एक प्रसिद्धि ख्याति बनाने का एक इंडिकेटर बन गया है। देखिए जितना बॉलीवुड हॉलीवुड सबको देख लीजिए, सब पागल हो रखा है, हर आदमी पैसा कमा के उल्टी सीधी हरकत करने में लगा हुआ है। ठीक है, चलिए अब हम आपको समझाते हैं कि जब राजस्व घाटा होता है, ठीक है, अर्थात सरकार के द्वारा जब समाज कल्याण हेतु मुफ्त में ये सारी सुविधाएं दी, अर्थात आर्थिक सहायता बहुत ज्यादा करने की योजना बना दी जाती हैं और राजस्व प्राप्तियां कम होती हैं, यानी सरकार को कर के माध्यम से जो पैसा मिल रहा है वो तो मिल रहा है कम, लेकिन सरकार जो खर्च कर रही है आर्थिक सहायता के रूप में, ठीक है, अर्थात मुफ्त के रूप में लोगों को दे रही है समाज कल्याण के उद्देश्य से, वो ज्यादा योजना बनाती है। तो इस स्थिति का परिणाम क्या पड़ता है अर्थव्यवस्था में या भारत सरकार के लिए? पहला ये होगा, आप खुद सोचिए, अगर किसी देश की सरकार बहुत ज्यादा क्या कर दे, समाज कल्याण पर खर्चा कर देती है, ठीक है, राजस्व व्यय ज्यादा कर देती है, तो अब इसको नियंत्रित कैसे किया जा सकता है? पहला है भाई, ये तो अगर सरकार ज्यादा खर्चे कर रही है तो कैसे रोका जा सकता है इसको? देखिए, तो सरकार क्या करेगी, एक ऑप्शन है कि व्यय में कटौती कर दे, यानी सरकार अपने एक्सपेंसेस को, यानी जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है, अर्थात सब्सिडी के माध्यम से जो सरकार क्या कर रही है, खर्च कर रही है, उसमें कमी ला दे। ठीक है, अगर भारत सरकार व्यय में कटौती कर देगी तो जो लोग गरीब लोग हैं, अर्थात जैसे देखिए अभी रिसेंटली अब आप देख सकते हैं एलपीजी सिलेंडर पर बहुत ज्यादा किसी को, मतलब पहले बहुत ज्यादा सब्सिडी मिलती थी, लगभग बहुत से, अब बहुत कम सब्सिडी मिलती है। ठीक है, और खासकर अब पहले एलपीजी सिलेंडर पर बहुत सारे लोगों को फायदा होता था, लेकिन अब केवल जिन लोगों को उज्ज्वला योजना के माध्यम से सिलेंडर प्राप्त या कनेक्शन प्राप्त हुआ है, केवल उन्हीं लोगों को 200-250 रुपए सब्सिडी के रूप में दिए जा रहे हैं, अन्यथा बाकी सब लोगों को किसी को सब्सिडी नहीं दी जा रही है। तो ये एक उदाहरण है सरकार के जो राजस्व में कमी लाने का। अगर सरकार का राजस्व घाटे में जाएगा तो सरकार एक उपाय ये करेगी कि सरकार व्यय में कटौती कर देगी, और जब व्यय में कटौती करेगी तो समाज कल्याण की हानि होती है। ठीक है, यानी जिन लोगों को गरीब, जैसे वृद्धावस्था पेंशन मिल रहा है, किसानों को कोई आर्थिक सहायता मिल रही है, अगर सरकार उसको कम कर देगी तो कष्ट किसको होगा? गरीब किसानों को होगा। ठीक है, यानी अगर सरकार व्यय में कटौती करती है तो समाज कल्याण घट जाता है। ठीक है, दूसरा है कि उधार द्वारा कोष प्राप्त करना। अब सिंपल सी बात है, अब आप भी सोचिए, आप जितनी प्राप्तियां नहीं, जितनी आमदनी नहीं है उतना खर्चा करना है भैया। जब खर्चा ज्यादा करेंगे तो कहाँ से करोगे? कर्जा लेना पड़ेगा। आजकल का समाज यही चल रहा है, आदमी थैली में आईफोन लेके घूम रहा है, गाड़ी उड़ी की व्यवस्था, घर और की व्यवस्था अच्छी है नहीं, वैसे माँ बाप फटा में घूम रहे होंगे, लेकिन लौंडा बेचारा लेके आईफोन घूम रहा है। तो ये आजकल का समय चल रहा है। तो कहाँ से लेके घूम रहा है? 10,000 रुपया सैलरी नहीं है, 8,000 रुपया 10,000 रुपये कमाने वाला झट देना थैली में से आईफोन निकाल दे। आजकल आप लोग रील चील कौआ पे, आप लोग सोशल मीडिया पे जाकर देखते होंगे, आजकल चलता है भैया, कोई भिखारी आता है मांगने के लिए कोई पैसा वैसा, तो वो अपना अंदर से आईफोन निकाल के स्कैनर दिखा देता है, ले भैया ये जिसमें पैसा दे दे। तो समाज यही चल रहा है जमाना। तो वही है बच्चे कि खर्चे अगर आप अपनी इनकम से ज्यादा करते हैं तो ऐसे में आपको कर्जा लेना पड़ता है। तो वही हालात हो जाते हैं सरकार के भी। सरकार अगर राजस्व व्यय ज्यादा कर देती है तो सरकार को भी क्या करना पड़ेगा? उधार लेना पड़ता है, और जब सरकार उधार लेगी तो सरकार की ख्याति क्या हो जाती है? प्रभावित हो जाती है, घट जाती है। तो गुडविल सरकार की घट जाती है।
स्वाभाविक सी बात है, कोई व्यक्ति बार बार कर्जा ले लेके काम कर रहा है, तो बताइए उसके प्रति आपका व्यवहार या आपका जो आचरण जो होगा उसके प्रति सोच आपकी क्या होगी। आप देखिएगा सामान्य व्यक्ति की तुलना में उसके प्रति सोच आपकी क्या हो जाएगी, गिर जाएगी थोड़ा सा, कि अरे सही बंदा नहीं है तो बार बार कर्जा ले लेके कर रहा होता है। तो यही बोला जाता है। तो उधार को उसके द्वारा प्राप्त करना, ठीक है। तो दूसरा ये इफेक्ट हो सकता है। और राजस्व घाटे की वजह से एक तीसरा इफेक्ट ये हो सकता है, यानी तीसरा परिणाम ये हो सकता है कि सरकार को क्या करना पड़ता है, विनिवेश करना पड़ता है। भैया आप जब खर्चे ज्यादा कर रहे होते हैं तो आप अपनी संपत्ति बेचोगे, क्या होगा, बहुत ज्यादा खर्चे आप कर दोगे, मतलब खर्च करने की योजना करोगे, बनाओगे, तो भैया क्या करना पड़ेगा आपको, अपने घर से कोई सामान, आपको जमीन बेचनी पड़ जाएगी, खेत बेचना पड़ जाएगा, गाड़ी बेचनी पड़ जाएगी, तभी तो कर पाओगे। तो वही है, उसी को विनिवेश कहा जाता है, डिसइन्वेस्टमेंट कहा जाता है, ठीक है। तो जैसे आप अपने घर में संपत्ति बेचते हो, वैसे ही भारत सरकार अपनी जो भारत सरकारी जो कंपनियां हैं उनके ओनरशिप, उनके स्वामित्व को निजी उद्यमियों को बेच देती है। अर्थात सरकार उनके मतलब स्वामित्व अर्थात शेयर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देती है, ठीक है। और जब सरकार प्राइवेट सेक्टर को बेचती है तो भारत सरकार की जो परिसंपत्तियां होती हैं, एसेट जो होती हैं, वो घट जाती हैं, ठीक है। तो सिंपल सी बात हुई कि राजस्व घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें राजस्व व्यय ज्यादा होते हैं राजस्व प्राप्तियों से, और इसका परिणाम क्या होता है बच्चे, इसकी वजह से सरकार को व्यय में कटौती ला सकती है, ठीक है। और अगर व्यय में कटौती लाती है तो इससे समाज कल्याण की हानि होती है, ठीक है। यानी आर्थिक सहायता घटा दी जाएगी, जिससे गरीब लोग, आम जनजीवन लोगों को क्या होता है, परेशानियां झेलनी पड़ती है। फिर या तो सरकार उधार के माध्यम से फंड इकट्ठा करे। अगर सरकार उधार के माध्यम से फंड इकट्ठा करती है बार बार, तो ऐसे में सरकार की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचता है, जिसके कारण अन्य देश, क्योंकि सरकार जब उधार लेती है तो सरकार आरबीआई से उधार लेती है, या सरकार शेष विश्व से, विदेशों से उधार लेती है, ठीक है। तो सरकार जिन लोगों से उधार ले रही है, किसी व्यक्ति से आप बार बार पैसे मांगेंगे तो समझ जाइए उस व्यक्ति का आप पर से विश्वास घटने लग जाता है और आपके प्रति उसका व्यवहार बदल जाता है। तो ठीक वैसे ही सरकार का अंतर्राष्ट्रीय स्तर और घरेलू अर्थव्यवस्था के अंदर या आरबीआई के समक्ष सरकार की जो प्रतिष्ठा जो होती है वो घट जाती है, क्रेडिबिलिटी घट जाती है, जिसके कारण परेशानियों का सामना करना पड़ता है। तीसरा है विनिवेश। सरकार को डिसइन्वेस्टमेंट करना पड़ सकता है। डिसइन्वेस्टमेंट मतलब सरकार अपनी सरकारी कंपनियों के जो शेयर होते हैं, अर्थात उनके जो स्वामित्व जो होती हैं, वो हस्तांतरित कर देती है। किसको? निजी उद्यमियों को, यानी प्राइवेट सेक्टर को सरकारी कंपनियों, जैसे अभी बोला है ना, बीजेपी की जो सरकार है वो क्या कर रही है, पूरी भारत को बेच रही है, ऐसा बोला जा रहा है। तो यानी कहने का अर्थ यही है कि जितनी सरकारी कंपनियां हैं उसके शेयर को प्राइवेट सेक्टर को बेच देना ही डिसइन्वेस्टमेंट कहलाता है। और जब ऐसा होता है तो भारत सरकार की परिसंपत्तियों में कमी आ जाती है। तो ये तीन परिणाम पड़ते हैं, ठीक है। तो ये आपका राजस्व घाटा था। अब चलिए हम दूसरे प्रकार का घाटा पढ़ते हैं। दूसरा घाटा है आपका राजकोषीय घाटा, यानी फिस्कल डेफिसिट। राजकोषीय घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें टोटल सरकार के द्वारा जो कुल व्यय जो है, वो सरकार के कुल व्यय अधिक होते हैं किसकी तुलना में? कुल प्राप्तियों की तुलना में। ध्यान रहे, इन प्राप्तियों में उधार यानी जो बोरोइंग है, यानी सरकार जो उधार के माध्यम से पैसे प्राप्त करती है उसको छोड़ देना है। यानी कुल प्राप्तियों में केवल किसको शामिल करना है? रेवेन्यू रिसिप्ट को शामिल करना है, ठीक है। और उधार से प्राप्त जो प्राप्तियां हैं उसको छोड़ देना है, बस, ठीक है। यानी राजकोषीय घाटा एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार के कुल व्यय सरकार की कुल प्राप्तियों से अधिक होते हैं, ठीक है। और कुल प्राप्तियों में उधार को शामिल नहीं किया जाना चाहिए, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है। तो कुल व्यय की अधिकता है कुल प्राप्तियों की, और कुल प्राप्तियों में उधार नहीं शामिल होना चाहिए, ठीक। और बार बार जब हम उधार बोल रहे हैं तो ये उधार वाले पैसे इसके अंदर शामिल नहीं करने हैं। तो टोटल रिसिप्ट में फिर बचा क्या? टोटल रिसिप्ट में बचा राजस्व प्राप्तियां, ठीक है।
और जब पूंजीगत प्राप्तियों की बात करेंगे तो पूंजीगत प्राप्तियों में आप लोगों ने देखा था बहुत सारे कंपोनेंट पढ़े थे। तो पूंजीगत प्राप्तियों में सिर्फ क्या करना है, सिर्फ आपको उधार वाला पोर्शन जो सरकार आरबीआई या शेष विश्व से उधार लेती है वो वाला पोर्शन छोड़कर बाकी जो बचा हुआ है जैसे डिसइन्वेस्टमेंट उसके माध्यम से भी अगर सरकार कोई प्राप्त करती है पैसा तो उसको इसमें शामिल करना है। ठीक है, तो यानी कुल व्यय की अधिकता है कुल प्राप्तियों से जिसमें उधार छोड़ दिया हुआ होना चाहिए। तो इसे बोलते हैं राजकोषीय घाटा बोलते हैं। ठीक है बच्चे, और जनरली राजकोषीय घाटा यह बतलाता है कि एक देश को यानी कि भारत सरकार ने कितना क्या किया है, जो खर्च करने की जो योजना बनाई है और जो कुल प्राप्तियों की जो योजना बनाई है, तो कुल प्राप्तियों के माध्यम से कितना पैसा इकट्ठा कर पा रही है और जो खर्च करने की योजना मतलब जो खर्च करने की योजना यानी कि टोटल जो एक्सपेंडिचर की जो प्लानिंग की है वो कितनी ज्यादा अधिक की है। मान लीजिए सरकार को 100 करोड़ की सरकार की व्यवस्था हुई, ठीक है, यानी 100 करोड़ सरकार को बजट रिसिप्ट हो रहा है। अनुमानित आधार पर सरकार को भारत में तमाम प्रोग्राम पॉलिसी के माध्यम से 100 करोड़ की प्राप्तियां हो जाएंगी और सरकार ने क्या किया 150 करोड़, ठीक है, 150 करोड़ खर्च करने की तमाम जगह प्लानिंग के माध्यम से खर्च करने की योजना बना दी। अब मान लीजिए सरकार 150 खर्च करने की योजना बना रही है, 100 करोड़ की प्राप्तियों का अनुमान है, तो इसका मतलब अब 50 करोड़ कहां से आएगा, तो वो 50 करोड़ सरकार को क्या करना पड़ेगा, उधार लेना पड़ेगा। ठीक है, तो अंततः मैं ये कहना चाहता हूं कि ये राजकोषीय घाटा यही बतलाता है सरकार को कितना उधार लेना है, यानी सरकार के फंड कितने कम पड़ रहे हैं, अर्थात सरकार कितना रेवेन्यू मतलब टोटल जो रिसिप्ट है उससे कितना ज्यादा क्या करने वाली है, कितने ज्यादा खर्चे कर रही है, यानी उस क्षमता से यानी जो टोटल रिसिप्ट के माध्यम से जो पैसा इकट्ठा होगा सरकार को उस वाले अमाउंट से कितना ज्यादा कितना ओवर एक्सपेंडिचर कर रही है, उसी को बतलाता है फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। तो समझ आ रहा है बच्चों, तो जनरली राजकोषीय घाटा क्या है, कुल व्यय की अधिकता है कुल प्राप्तियों की तुलना में, कुल प्राप्तियों में उधार नहीं शामिल हुआ होना चाहिए। और यदि किसी भी देश का और भारत का राजकोषीय घाटा यानी कि भारत अपने बजट में फिस्कल डेफिसिट का बजट बनाता है तो ऐसे में क्या होता है बच्चे, इसके भी 4 दुष्परिणाम पड़ते हैं, 4 नुकसान उठाने पड़ते हैं इकोनॉमी को, अर्थव्यवस्था को, जिसमें सबसे पहला है कि स्फीतिकारी जाल, यानी अगर सरकार बहुत ज्यादा खर्च करने की योजना बना रही है तो ऐसे में अर्थात सरकार सब्सिडी वगैरह के माध्यम से बहुत ज्यादा आर्थिक सहायता के रूप में खर्चे कर रही है, तो ऐसे में अर्थव्यवस्था में स्फीतिकारी जाल यानी इन्फ्लेशन अर्थात महंगाई क्या हो जाती है, महंगाई उत्पन्न हो जाती है। अब आपको लग रहा है महंगाई कैसे उत्पन्न हो जाती है, खुद सोचिए, अगर भारत सरकार क्या करे, सबको क्या करे, फ्री में मुफ्त में यानी कि बिना किसी समाज कल्याण हेतु लोगों के खाते में पैसा खूब डाल दे, 2-2 हजार 3-3 हजार रुपये सबके खाते में डाल दे, तो इससे क्या होगा, समाज यानी पूरी अर्थव्यवस्था में जो मुद्रा की जो पूर्ति है यानी मनी की जो सप्लाई है वो क्या हो जाती है, वो बढ़ जाती है, अर्थात सभी के पास पैसा ज्यादा हो जाएगा। और जैसे ही पैसा बढ़ेगा तो जब पैसे आपके पास आएंगे तो आप क्या करेंगे, डिमांड करेंगे, मांग करेंगे। ठीक है, अब सरकार ने जब पैसे डाले तो सब्सिडी के माध्यम से डाले, आपसे काम तो करवाया नहीं, तो आपके खातों में पैसे तो आ गए, लेकिन जब आप ये पैसा लेके जो भी सुविधाएं या कोई भी वस्तुएं मार्केट में जब खरीदने जाएंगे तो आप खुद सोचिए कि आप मार्केट में खरीदने जाएंगे तो क्या आपको ये सारे सामान उपलब्ध हो पाएंगे, नहीं हो पाएंगे। रीजन इसके पीछे ये है कि जब भी आपको बिना किसी मेहनत के, आप लोग इससे पहले भी अर्थशास्त्र के विद्यार्थी हैं, आपने पढ़ा होगा फैक्टर सर्विसेज क्या होती है, आप और हम सब लोग कहीं ना कहीं कोई ना कोई सर्विस प्रोवाइड कराते हैं या कोई ना कोई प्रोडक्शन एक्टिविटी में इन्वॉल्व होते हैं, तब जाकर यानी हम ऐसी जगह काम करते हैं किसी सर्विस प्रोवाइडिंग कंपनी में या फिर किसी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, तब जाकर क्या होता है, आपको जितना काम करते हैं उसके बदले में आपको पैसा दिया जाता है।
तो अर्थात कि जितना प्रोडक्शन या जितना गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन होता है उतनी ही वैल्यू आपको क्या होती है, इनकम के रूप में प्राप्त होती है। ठीक है, तो जब मेहनत करके यानी जब आप सामान बनाते हैं तब आपको पैसा मिलता है, तो इसका अर्थ है कि जो पैसा मिला है उसके बदले में आपने कुछ ना कुछ सर्विस, कोई ना कोई वैल्यू ऐड की है, यानी आपने कोई ना कोई काम किया है। ठीक है, अब जब आपके पास पैसा आता है तो यही सर्विसेज आप मार्केट से क्या कर रहे होते हैं, जब खरीदने जा रहे होते हैं तो आपको क्या मिलता है बच्चे, आपने प्रोड्यूस कर रखा है तो आपको मार्केट से वही सर्विस मिल जाती है। समझ आ रहा है आपको? तो कहने का अर्थ मेरा यही है कि भारत सरकार अगर मुफ्त में यानी कि सब्सिडी के माध्यम से हम सभी के खातों में पैसा डाल दे तो हमारा पैसा तो आ जाएगा, लेकिन जिस गति से पैसा आएगा उतनी जल्दी सामान आपको उपलब्ध नहीं हो पाएगा, जिसके कारण मुद्रा की पूर्ति यानी कि लोग जब दुकानों में जाएंगे तो बोलेंगे भाई मुझे सामान चाहिए, लेकिन प्रोड्यूसर यानी दुकानदार जो है वो उतनी पूर्ति नहीं कर पाएगा। अब जब किसी दुकानदार के पास ग्राहक बहुत ज्यादा आ जाते हैं और सामान कम होता है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, उस सामान के भाव बढ़ जाते हैं। और हम जो आजकल की जो अर्थव्यवस्था है इसमें क्या होता है, डिमांड और सप्लाई के आधार पर ही कीमतें तय की जाती हैं। डिमांड ज्यादा है तो कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, डिमांड कम है तो कीमतें घट जाती हैं। तो यही साधारण सा नियम है। तो वही बोला गया बच्चे कि जब राजकोषीय घाटा होता है तो ऐसा करने पर सरकार के द्वारा जो खर्चे ज्यादा किए जाते हैं अर्थात सब्सिडी के माध्यम से जो पैसे वगैरह दिए जाते हैं उससे अर्थव्यवस्था में मुद्रा की पूर्ति बढ़ जाती है, और जब मुद्रा की पूर्ति बढ़ती है तो लोग मांग ज्यादा करने लग जाते हैं, और अंततः जब मांग ज्यादा होती है तो उसके कारण महंगाई बढ़ने लग जाती है। ठीक है, तो यही परिणाम पड़ता है, अर्थात एक ऐसी स्थिति जिसमें कीमत मजदूरी जाल हो जाती है। स्वाभाविक सी बात है कि जब मांग बढ़ती है और सप्लाई हो नहीं पा रही है तो उस केस में कीमतें बढ़ा दी जाती हैं, तो इसी को बोला जाता है स्फीतिकारी जाल। ठीक है, और दूसरी भाषा में कीमत मजदूरी का पीछा करती है और मजदूरी कीमत का पीछा करती है। ठीक है, अब आपको लग रहा है ये क्या है, तो देखिए कीमत मजदूरी जाल का मतलब होता है कि देखिए कि जब डिमांड बहुत ज्यादा होती है तो प्रोड्यूसर क्या करता है, जो उसके पास फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, उत्पादन की जो कारक हैं उनसे क्या करता है, उनसे बहुत ज्यादा काम में लेकर आता है। ठीक है, अर्थात जो उत्पादन के जो कारक हैं उन पे दबाव बढ़ने लगता है, और जैसी दबाव बढ़ने लगता है तो उनकी कीमतें बढ़ने लगी। अब स्वाभाविक सी बात, मशीन आप 24 घंटा यूज करेंगे, उस पर डेप्रिसिएशन लगेगा, लेबर से आप ओवर टाइम कराएंगे, आपको ज्यादा पैसा देना पड़ेगा। अब लेबर के भाई मार्केट में डिमांड बहुत ज्यादा होने की वजह से लेबर बेचारा क्या करेगा, लेबर एक ही है, 10 लोग उससे बोले भाई मेरे यहाँ काम कर ले, मेरे यहाँ काम कर ले। ठीक है, तो उसकी वजह से वो क्या करेगा, उस पर जब दबाव बढ़ेगा तो वो क्या करेगा, अपनी मजदूरी बढ़वाएगा। ठीक है, और जैसे ही मजदूरी बढ़ेगी, ठीक है, तो अब मजदूरी बढ़ने की वजह, तो इसका मतलब है मजदूरी यानी फैक्टर कॉस्ट बढ़ने का अर्थ है कि जनरल जो प्राइस है, यानी जब मार्केट में कोई सामान आएगा तो वो महंगा होकर बिकेगा, और जैसे ही महंगा बिकेगा यानी कीमतें महंगी हो जाएंगी, यानी सामान कीमत स्तर महंगा हो जाएगा, तो वही चीज क्या होगा कि जब एक लेबर फैक्टर यानी जो लोग फैक्टर प्रोवाइड करने हैं यानी हाउस होल्ड फैक्टर के जो लोग हैं वो जब जाके खरीदने जाएंगे तो उनको महंगा मिलेगा। अब जब महंगा मिलेगा तो अगेन जब क्या होगा, प्रोड्यूसर उन हाउस होल्ड फैक्टर के लोगों से काम कराएगा तो हाउस होल्ड फैक्टर के लोग क्या करेंगे, ज्यादा डिमांड करेंगे सैलरी का। क्यों? क्योंकि बोलेंगे भाई कम से कम इतना तो मिलना चाहिए ना कि उनको बाहर से वो सुविधाएं मिल पाए। ठीक है, तो फिर क्या करेगा, फिर उसकी वेजेस यानी मजदूरी बढ़ानी पड़ जाएगी। फिर जब जैसी मजदूरी बढ़ाएगा तो अगेन जनरल प्राइस लेवल बढ़ जाएगा, जैसी जनरल प्राइस लेवल बढ़ेगा फिर मजदूर क्या बोलेगा, मजदूर को फिर यानी कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बोलते हैं, जीवन निर्वाह की जो लागत है वो बढ़ जाएगी, जिसकी वजह से फिर दोबारा से क्या करेगा, मजदूर बोलेगा भाई हमारी मजदूरी बढ़ाओ। तो जैसी मजदूरी बढ़ेगी तो अगेन सामान्य कीमत स्तर फिर बढ़ जाएगा, सामान्य कीमत स्तर बढ़ेगा फिर मजदूरी बढ़ जाएगी। तो इस तरीके से एक जाल क्रिएट हो जाता है जिसमें लगातार कीमतें बढ़ती चली जाती हैं, और जब लगातार कीमतें बढ़ती चली जाती हैं तो ये खराब होता है किसी भी अर्थव्यवस्था के लिए। ठीक है, अब दूसरा इसका इम्पैक्ट पड़ेगा क्या, दूसरा निहितार्थ निकलता है भावी पीढ़ी के लिए बढ़ते ऋण यानी डेब्ट फॉर फ्यूचर जनरेशंस, यानी कि जो आने वाली जो पीढ़ी है उसके लिए कर्ज में डूब जाना। अब
स्वाभाविक सी बात है, सरकार ये जो ओवर खर्चे कर रही है, कहां से कर रही है? उधार ले लेके कर रही है। अगर सरकार निरंतर क्या करेगी? ओवर बार बार कर्जा लेती रहेगी और क्या करेगी? खर्चे करेगी, तो भैया अब आप खुद सोचिए, यानी एक ऐसी स्थिति की कल्पना कीजिए जिसमें आपके पिताजी बहुत ज्यादा, यानी कि आपके पिताजी आपके ऊपर बहुत ज्यादा कर्ज छोड़ के चले जाए। ठीक है, यानी एक व्यक्ति जिसके पिताजी यानी इसके घर वाले उस बच्चे के ऊपर बहुत सारा कर्जा छोड़ के चले जाए। अब आप सोचिए उसको कैसी स्थिति में रहना पड़ेगा। यानी स्वाभाविक सी बात है कि अगर किसी के पिताजी कर्ज छोड़ के चले जाते हैं तो वो बच्चा कितनी मेहनत करे, जब वो पैसे कमाएगा तो सबसे पहले आधे से अधिक पैसे कई वर्षों तक तो वो क्या करेगा? अपने कर्जे भरने में ही लगा रहेगा, जिसकी वजह से उसकी ग्रोथ रुक जाएगी। समझ आ रहा है? तो वैसे ही भारत, यानी अगर फिस्कल डेफिसिट होता है या राजकोषीय घाटे में होता है तो भावी पीढ़ी के लिए ऋण बढ़ जाता है। ठीक है, यानी बर्डन बढ़ जाता है उनके ऊपर। ठीक, जैसे जब आने वाली जो पीढ़ी है उन पे क्या होगा? उन पे भारी मात्रा में सरकार को टैक्स लगाना पड़ेगा। सिंपल सी बात है भैया, वो जो कर्जा लिया वो तो लौटाना ही लौटाना है। और जब अब क्या होगा कि जब आने वाले समय में अल्टीमेटली आप आज भी देख लीजिए टैक्स कितना ज्यादा लगता है। आप देखिए बहुत सारे भारत से लोग क्या कर रहे हैं? भारत को छोड़ छोड़कर विदेशों में शिफ्ट हो जा रहे हैं। ठीक है, जिसे माइग्रेशन बोलते हैं हम लोग। तो क्या जरूरत, क्या ऐसा क्या है कि भारत को छोड़कर लोग विदेशों में, नहीं बहुत से इंडियंस भारत छोड़कर विदेश से जा रहे हैं? इसके पीछे कारण भारत की टैक्स व्यवस्था भी है, क्योंकि एक अभी रिसेंटली मैंने एक स्टडी की थी, उसमें पता चला कि जो अमीर वर्ग, मतलब जो अमीर लोग हैं, यानी कि जो हाई, मतलब भाई जिनका बुद्धि है, बौद्धिक विकास है, ज्ञान है, अब जब वो लोग काम करते हैं उनकी सैलरी, अगर उनको 5 करोड़ 6 करोड़ से ज्यादा अगर उनकी सैलरी होती है तो लगभग उनकी सैलरी का 30 से 40% जो है उनको टैक्स के रूप में देना पड़ता है। ठीक है, अब जब भैया 30 से 40% टैक्स देना पड़ेगा, अब आप सोचिए इतनी मेहनत की और 30 से 40% टैक्स के रूप में ले रहे हैं, तो ऐसे में वो लोग क्या करेंगे? उनका एक ही ऑप्शन बचता है, वो भारत छोड़कर चले जाते हैं। और भारत में आपको पता है जो माइग्रेशन के कारण ये भी है कि लोग सम्मान नहीं करते हैं, या यही हालत है। चलिएगा, तो यही बात है बच्चे, भावी पीढ़ी के लिए ऋण बढ़ते ऋण, यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है वो कर्ज में डूब जाएगी, और कर्ज में डूबेगी तो उसकी वजह से क्या हो जाएगा बच्चे कि जो भारत की जो जीडीपी वगैरह जो है उसको क्या हो जाती है? वो जीडीपी की जो ग्रोथ रेट होती है वो स्लो हो जाती है। रीजन, क्योंकि भारत सरकार जब टैक्स वैक्स के माध्यम से पैसा इकट्ठा भी करेगी तो बहुत सारा हिस्सा कर्जा लौटाने में लगा देगी, जिसके कारण जो डेवलपमेंट है वो प्रभावित होने लग जाएगी। फिर है क्राउडिंग आउट फंक्शन। ठीक है, क्राउडिंग आउट फंक्शन का मतलब होता है एक ऐसी स्थिति का होना जिसके अंदर क्या होता है, सरकार ने क्या किए हैं, क्योंकि आप देखिए भारत, ये कि आपको पता है इकोनॉमिक्स पढ़ने का मेन कारण ही है रिसोर्सेज का लिमिटेड होना, स्केर्सिटी ऑफ रिसोर्सेज। ठीक है, और ऑल्टरनेटिव यूज ऑफ रिसोर्सेज, संसाधनों का सीमित होना और उसके वैकल्पिक उपयोग होना। तो भारत के पास भी संसाधन सीमित है, तो जो भारत के पास जो कैपिटल पूंजी जो है वो बहुत सीमित है, यानी धन जो है, पैसा जो है बहुत सीमित है। अब उस सीमित धन में से अगर भारत सरकार क्या करती है, उस सीमित धन में से क्या करेगी? बहुत सारा धन भारत सरकार ले लेती है और लेकर समाज में खर्चे करती है अपने समाज कल्याण के उद्देश्य से, यानी सब्सिडी के माध्यम से। तो ऐसे में जो प्राइवेट जो सेक्टर है उनके पास इन्वेस्टमेंट के लिए फंड की कमी पड़ जाती है। अब स्वाभाविक सी बात है, मान लीजिए 100 करोड़ पूरे भारत के पास, उदाहरण के तौर पर 100 करोड़ रुपए की व्यवस्था है। अब इसमें से क्या किया, भारत सरकार ने 60 करोड़ रुपए ले लिए ताकि हम समाज डेवलपमेंट कर सकें या समाज कल्याण कर सकें, आर्थिक सहायता के रूप में दे सकें, इस तरीके से कर सकें, इसके लिए सरकार ने पैसा ले लिया। ठीक, तो भाई जो प्राइवेट जो इन्वेस्टर हैं वो जैसे जो कोई नए इनको प्लांट डालने हैं, कोई भी प्रोडक्शन एक्टिविटी करनी है, तो उनके लिए तो सिर्फ 40 करोड़ रुपए उपलब्ध रह पाए इन्वेस्टमेंट के लिए। और स्वाभाविक सी बात है जब फंड की भी कमी होने लग जाती है तो आप देखा, तो फिर उस केस में जो प्राइवेट इन्वेस्टर है जब इन्वेस्टमेंट के लिए जब लोन लेते हैं तो रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ने लग जाता है। तो जैसी इंटरेस्ट ब्याज की दर बढ़ने लग जाती है तो प्राइवेट इन्वेस्टर डिमोटिवेट होता है इन्वेस्टमेंट करने के लिए और वो फिर कम इन्वेस्टमेंट करने लगता है।
और जैसे ही प्राइवेट सेक्टर कम इन्वेस्टमेंट करने लग जाता है तो ओवरऑल भारत की जो समृद्धि दर है यानी जीडीपी की जो ग्रोथ रेट है वो प्रभावित हो जाती है और ग्रोथ रेट रुक जाती है या इवन कम होने लग जाती है, घटने लग जाती है। ठीक है, तो ये भी कारण होता है। इसी स्थिति को बोलते हैं क्राउडिंग आउट। यानी क्राउडिंग आउट का मतलब हो गया भारत सरकार का बहुत ज्यादा यानी भारत से यानी जो फंड जो है फंड का बहुत हिस्सा निकाल यानी ले लेना भारतीय यानी जो मुद्रा बाजार जो होता है, मनी मार्केट जो होता है, वहां से बहुत हिस्सा लेकर उधार लेकर क्या करना, सब्सिडी के माध्यम से खर्चे की योजनाएं बनाना और खर्च करना, जिसकी वजह से जो प्राइवेट इन्वेस्टर उनके लिए फंड की कमी पड़ जाती है, जिसके कारण वो इन्वेस्टमेंट कम करने लग जाते हैं और ओवरऑल भारत का जीडीपी जो रेट है, ग्रोथ रेट है, वो घटने लग जाता है। तो ये दुष्परिणाम भी पड़ता है। अब हम बात करते हैं सरकारी विश्वसनीयता का कटाव होना। सरकारी विश्वसनीयता कटाव होना यानी वही है गवर्नमेंट की जो क्रेडिबिलिटी है यानी क्रेडिट स्कोर। आपने अभी देखा ऐड आती है, बोलते हैं अपना क्रेडिट स्कोर चेक करें। तो क्रेडिट स्कोर का मतलब ये है कि जब भी आप कभी लोन लेने जाएंगे ना तो आपकी बैंक के प्रति आपकी साख कैसी है, गुडविल कैसी है, क्या आपने कभी बैंक के साथ कोई फ्रॉड तो नहीं किया, या आपके व्यवहार कैसे हैं बैंक के साथ। तो बैंक के साथ आपके व्यवहार कैसे है उसको बताया जाता है। इसके आधार पर बैंक आपको क्या करता है, आपके लेन देन के आधार पर बैंक ये तय करता है कि आपको कितने तक का ऋण दिया जा सकता है। ठीक है, ये सब तय करता है। यानी कि एक बैंकिंग टर्म है जिसमें किसी जो भी क्या बोलते हैं बोरोवर जो होता है यानी जो लोन लेने वाला व्यक्ति है उसको उसकी बैंक के प्रति विश्वसनीयता को चेक किया जाता है। ठीक है, तो ठीक वह जैसे वहां पे इसी शब्द को क्रेडिट स्कोर का नाम दिया गया, तो वैसे ही भारत सरकार की क्रेडिबिलिटी यानी भारत सरकार का क्रेडिट स्कोर चेक किया जा रहा है। क्योंकि भारत सरकार को भी जब फंड चाहिए होता है तो ये आरबीआई से लेते हैं, ठीक है, डोमेस्टिक मार्केट से लेते हैं और विदेशों से भी क्या ले रहे होते हैं, पैसा ले रहे होते हैं। अगर भारत सरकार बार बार प्रत्येक वर्ष कर्जा ले लेके क्या करेगी, भारत में कोई भी खर्चे या खर्च करने की योजनाएं बनाएगी, तो ऐसे में क्या होगा बच्चे, भारत सरकार की जो ख्याति है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वो प्रभावित हो जाएगी यानी घट जाएगी। और जैसे ही जो भारत सरकार की जो ख्याति है वो प्रभावित होगी, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर क्या होगा, जो विदेशी जो बिजनेसमैन वगैरह हैं वो भारत में इन्वेस्टमेंट कम करने लग जाएंगे। ठीक है, और ओवरऑल ये कहा जाता है बच्चे, आप लोगों ने देखा है कि आज देख रहे हो ना, आज $1 लगभग 85 रुपए के बराबर है। ठीक है, तो अगर $1 बराबर 85 रुपए के बराबर है तो दिन ब दिन क्या हो रहा है, रुपए की वैल्यू घटती चली जा रही है। तो जितना रुपया गिर रहा है ना, तो इंडिकेट हो रहा है कि भारत सरकार इतने ही ज्यादा दूसरों से लोन ले रही है, ऋण ले रही है। ठीक है, तो ये एक साधारण सा एक तरीका है जिसमें आपको समझना चाहिए। ये जो रुपए का गिरने का मुख्य कारण यही है कि कर्जा लेना। जितना भारत सरकार कर्जा लेगी विदेशों से, उतना भारत का जो डॉलर है, रुपया जो है वो गिरता चला जाएगा। ठीक है, तो और जब ये सब होता है तो फिर एक्सपोर्ट इंपोर्ट पे इफेक्ट आने लग जाता है। और स्वाभाविक सी बात है, जब आप किसी से ना कर्जा लेंगे ना बहुत ज्यादा, तो आपने देखा होगा जो व्यक्ति कर्जा आपको दे रहा होता है तो वो आप पे नियंत्रण करने लग जाता है। तो ठीक वैसे ही भारत सरकार भी अगर विदेशों से बहुत ज्यादा कर्जा लेने लग जाएगी तो विदेशियों की यानी विदेशी जो जिस देश से ऋण ले रही है, जब आयात निर्यात होगा तो बहुत सारे नियम कानून उनके फेवर में होंगे और उनकी बातें हमें माननी पड़ेगी, जिसका दुष्परिणाम होता है कि रुपया गिरता चला जाता है। ठीक है, तो यही है। और हो सके तो अगली बार उनका जो विश्वास कम हो जाएगा, क्रेडिबिलिटी हमारी घट जाएगी, तो अगली बार जरूरत पड़ने भी पैसा नहीं देंगे। तो भारत के हालात तो फिर भी अभी मिलते जुलते हैं, यानी ठीक ठाक हैं, यानी एवरेज हैं। बहुत घटिया नहीं बोल सकते, बहुत अच्छा नहीं बोल सकते, लेकिन भारत को समझना चाहिए। अगर भारत अभी भी सचेत नहीं हुआ और भारत में जो निवेश हुए हैं, तमाम जो योजनाएं चल रही हैं, अगर ये सफल नहीं हुई तो भारत के हालात भी बुरे हो जाएंगे। ठीक है, ठीक जैसे पाकिस्तान वगैरह के हैं। देखिए पाकिस्तान के हालात बेकार हैं। पाकिस्तान ने बहुत कर्जा ले लिया, इतना कर्जा ले लिया कि आज अंतरराष्ट्रीय स्तर की ख्याति एकदम क्या हो चुकी है, एकदम धूमिल हो चुकी है।
जिसके कारण सच में उसके हालात कटोरा लेके मांगने जैसे हैं। ठीक है, और तब भी लोग नहीं दे रहे होते। चलिएगा, तो ये 4 पॉइंट थे बच्चे। तो वही बोलते हैं फिस्कल डेफिसिट। फिस्कल डेफिसिट टोटल एक्सपेंडिचर का अधिक होना, टोटल रिसिप्ट से, इसमें उधार वाला पैसा छोड़ दिया होना चाहिए। ठीक है, और इसके परिणाम क्या होते हैं अर्थव्यवस्था में? अगर राजकोषीय घाटा यानी सरकार का राजकोष घाटे में चला जाए तो इसके परिणाम इन्फ्लेशन आ जाए, महंगाई का दौर आ जाता है, भावी पीढ़ियों पे बर्डन बढ़ जाता है, क्राउडिंग आउट, अर्थव्यवस्था एक ऐसी स्थिति में फंस जाती है जिसमें निवेश घटने लग जाता है, सरकारी विश्वसनीयता का कटाव हो जाता है, यानी सरकार के प्रति घरेलू अर्थव्यवस्था और अंतर्राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था में सरकार की ख्याति घटने लग जाती है, जिसके कारण विदेशी इन्वेस्टमेंट कम होने लग जाते हैं, विदेशी मुद्राएं कम आती हैं भारत के अंदर, जिसके कारण जब विदेशी मुद्राएं कम आती हैं तो जो विदेशी करेंसी कम होती है, लेकिन भारत को इंपोर्ट करने के लिए बहुत सारे विदेशी मुद्राओं की जरूरत होती है, तो घटने लग जाती है, तो भारत को उधार वगैरह लेना पड़ जाता है, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, फिर अगली बार जो भारत को ऋण लेना होगा तो उसके प्रति भारत की ख्याति डाउन होने लग जाएगी और नुकसान उठाना पड़ जाता है। ठीक है, और एक और इसका इसी का दुष्परिणाम पड़ता है कि अगर ऐसा होगा, अब जिससे आप कर्जा लोग कंट्रोल, यानी वही है कि विदेशी जो कंपनियां हैं वो भारत में क्या करती हैं, भारत को कैप्चर करने लग जाती हैं, भारतीय अर्थव्यवस्था में एंट्री करने लग जाती हैं, और मजबूरन जब हमारे जैसे होता है ना, अब स्वाभाविक सी बात है, अगर हम खुद कमजोर होते हैं तो दूसरे लोग हम पे क्या करते हैं, अटैक करना स्टार्ट कर देते हैं। तो वही हालात ऐसी स्थिति में भारत के भी हो जाएंगे, विदेशी कंपनियां भारत में इन्वेस्टमेंट, मतलब भारत में बहुत तगड़े तरीके से एंटर कर जाएंगी और भारतीय अर्थव्यवस्था पे नियंत्रण करने लग जाएंगी। ठीक है, तो इसलिए ये भी क्या होता है, राजकोष का घाटे में बनाना, भारत का राजकोष घाटे में जाना नुकसानदायक होता है। ठीक है, तो ये 4 स्थितियां आ सकती हैं। ठीक, अब हम बात करते हैं कि प्राथमिक घाटा क्या होता है। ठीक है, तो प्राथमिक घाटा क्या होता है बच्चे? प्राथमिक घाटा और फिस्कल डेफिसिट दोनों एक जैसे ही होते हैं, बस क्या होता है कि अगर हम प्राइमरी डेफिसिट में से, यानी अगर हम क्या करें, ये प्राइमरी डेफिसिट जो है, इस प्राइमरी डेफिसिट की जगह क्या होगा बच्चे, फिस्कल डेफिसिट होगा। ठीक है, यानी प्राइमरी डेफिसिट एक ऐसी स्थिति है जिसमें सरकार, ये जो फिस्कल डेफिसिट जो है, फिस्कल डेफिसिट में से अगर हम इंटरेस्ट पेमेंट घटा दें तो क्या निकल कर आ जाएगा, प्राइमरी डेफिसिट निकल कर आ जाएगा। फिस्कल डेफिसिट को बोलते हैं राजकोषीय घाटा। यदि राजकोषीय घाटे में से ब्याज का भुगतान हटा दिया जाए तो क्या निकल कर आ जाएगा, प्राथमिक घाटा आ जाएगा। तो प्राथमिक घाटा क्या है, जब राजकोषीय घाटे में से क्या घटा दिया जाए, ब्याज का भुगतान घटा दिया जाता है, तो क्या निकल कर आता है, प्राथमिक घाटा। ठीक, यानी ये दोनों लगभग दोनों एक जैसे होते हैं, लेकिन यहाँ पर जो निकल कर आता है, यानी कि ये जो राजकोषीय जो घाटा है, सरकार को क्या बता रहा है कि सरकार ने कितने, यानी जो टोटल रिसिप्ट है उससे कितना ज्यादा खर्च करने की योजना बना दी है। तो अब वो जो जितना ज्यादा खर्च करने की योजना बनाई है, तो वो कहां से भैया, उधार। यानी आप अपनी सैलरी से ज्यादा अगर खर्चा करेंगे तो कर्जा तो लेना ही पड़ेगा ना, तो वो कितना कर्जा लेना है, वो उधार प्लस, उधार जब लेंगे तो भैया ब्याज भी तो देना है, तो उसका ब्याज। ठीक है बच्चे, उधार प्लस ब्याज, ये दोनों मिला दिया जाए तो ये किससे पता चल जाता है, फिस्कल डेफिसिट से। तो जनरली फिस्कल डेफिसिट इक्वल टू क्या होता है बच्चे, उधार प्लस ब्याज होता है। लेकिन जब हम प्राथमिक घाटे की बात करते हैं, प्राइमरी डेफिसिट की, तो ये बताता है कि एग्जैक्टली आपको कितना उधार लेना था,
इसमें ब्याज नहीं शामिल होगा, ये वो अमाउंट बता रहा है जितने आपको ऋण की आवश्यकता है, यानी जितना पैसा आप अधिक, जैसे मान लीजिए मेरी सैलरी 10,000 है और मैं 50,000 का फोन लेना चाहता हूँ, तो भैया 10,000 तो इधर से मेरी सैलरी मिल जाएगी, तो 40,000 लोन की मुझे व्यवस्था करनी पड़ेगी, तो वो 40,000 प्राथमिक घाटा है। लेकिन 40,000 पे मुझे भैया जब मैं क्या करूंगा, उधार ले रहा हूँ तो ब्याज भी देना है, उसमें से 6,000 रुपये तो ब्याज चले जाएंगे, तो 40 और 6 46,000, तो 46,000 का मतलब हो गया फिस्कल डेफिसिट, राजकोषीय घाटा। समझ आ रहा है आपको, यानी 40 प्लस 46। तो वैसे ही भारत सरकार को जितने एक्स्ट्रा पैसे चाहिए, यानी जो सरकार को रिसिप्ट जो हो रही है उससे ज्यादा जो खर्चा करना है, तो कितना ज्यादा करना है, वो उधार लेना पड़ेगा, उस पर ब्याज भी देना पड़ेगा, दोनों जोड़ देंगे, राजकोषीय घाटा आ जाएगा। समझ आ रहा है आप लोगों को। तो ये आपका टोटल आपका ये चैप्टर है, ठीक है। अगर आपसे पेपर में पूछता है फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, उसके परिणाम क्या होते हैं या उनके निहितार्थ क्या निकलते हैं, ये 4 बातें हैं, आप इसमें बता दीजिएगा। आपसे एक एक करके भी, यानी इंडिविजुअल ये भी बोल सकता है कि फिस्कल डेफिसिट के जो इम्प्लीकेशंस है, यानी कि जो क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट है, ठीक है, लॉस ऑफ क्रेडिबिलिटी ऑफ गवर्नमेंट, या इस तरीके से कोई भी क्राउडिंग आउट फंक्शन या कुछ भी आपसे क्या कर सकता है, एक पर्टिकुलर इस पे नोट्स के टाइप में या कमेंट करने के लिए बोल सकता है, यहाँ से पेपर में आ सकता है। और सेम इम्प्लीकेशंस इसके भी होते हैं, जो परिणाम या जो निहितार्थ निकलते हैं, जो समस्याएं निकलती हैं, वो इसमें भी होती हैं, इसमें भी होती हैं और इसमें भी होती हैं, ठीक है बच्चे। तो आप ये जो फिस्कल डेफिसिट है, फिस्कल डेफिसिट की डेफिनेशन थोड़ा यानी कि जो बजट डेफिसिट है इसको थोड़ा समझ सकते हैं। लगभग सब एक जैसे हैं और सबका इम्प्लीकेशंस जो है लगभग एक जैसा है, एक दूसरे में आप लिख सकते हैं, कोई घबराने की जरूरत नहीं है, इसको इसमें सब लिखते हैं, सब मिला जुला कर एक ही बात कहना चाहते हैं और एक ही प्रकार के प्रभाव पड़ते हैं, क्योंकि भैया ये तीनों एक ही माँ बाप के तो बेटे हैं, बच्चे हैं, तो भैया तीनों के जो इम्प्लीकेशंस हैं, निहितार्थ हैं, अर्थ हैं, परिणाम हैं, विशेषताएं हैं, वो भी तो एक जैसी होंगी, तो इसलिए आप लिख सकते हैं, ठीक है बच्चे। तो प्राइमरी वो बजट डेफिसिट क्या होता है, बजट रेवेन्यू डेफिसिट क्या होता है, फिस्कल डेफिसिट क्या होता है, प्राइमरी डेफिसिट, तो ये आपको समझ आ गया हो, ठीक है। कमेंट करके जरूर बताएं कि भैया आपको कैसा लग रहा है और कोई सुझाव आप दीजिए। कुछ बच्चों ने कमेंट भी किया है पिछले वीडियो पे, बहुत अच्छा लगा मुझे, और मैं प्रयास कर रहा हूँ और दिन ब दिन और बेहतर होता जाऊंगा। आप लोग का साथ रहेगा, विश्वास रहेगा, तो ऐसे ही आगे बढ़ते रहेंगे हम लोग, और मैं आपको और अच्छे और आसानी से कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करूंगा, ठीक है। चलिए बाय बाय, धन्यवाद।